कल अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि कंपनी अपने शेयर्स किस तरीके से इशू करती है, कि व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ इशूइंग द शेयर, वो अपन डिस्कस कर रहे थे। तो एक कंपनी को अपने शेयर कैसे इशू करने हैं, एक कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करेगी, उसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले कंपनी क्या करेगी, कैलकुलेट करेगी टोटल कैपिटल रिक्वायरमेंट, किसको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको टोटल कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ये एस्टिमेशन लगाया जाएगा। तो जैसे अपन एग्जांपल लिया था, सपोज करो एक कंपनी है, इसको स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। अब कंपनी अपनी जो कैपिटल है, देयर आर 5 सोर्स हैं जहां से कंपनी अपनी कैपिटल को अरेंज कर सकती है। सबसे पहला सोर्स है आपका इक्विटी शेयर्स, दूसरा है आपका प्रेफरेंस शेयर्स, उसके बाद फिर आपका है डिबेंचर्स, उसके बाद लॉन्ग टर्म लोन एंड लास्ट वन इज रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये 5 सोर्स हैं जहां से कंपनी अपनी कैपिटल का अरेंजमेंट करती है। तो कंपनी ने डिसाइड करा आउट ऑफ दिस 1 करोड़ हम 60 लाख रुपीस का अरेंजमेंट किसके थ्रू करेंगे, इक्विटी शेयर्स के थ्रू करेंगे। तो 1 करोड़ में से 60 लाख रुपीस का अरेंजमेंट किसके थ्रू हो रहा है, इक्विटी शेयर्स के थ्रू हो रहा है। तो डिसाइड करा कि 1 करोड़ में से 60 लाख का अरेंजमेंट इक्विटी शेयर्स के थ्रू करना है। फिर डिसाइड करा इस कैपिटल का एक पार्ट क्या होगा, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, जो कैपिटल है उसका 1 पार्ट कितने का होगा। तो डिसाइड करा इसका 1 पार्ट 100 रुपीस का होगा। ये कहलाएगा वैल्यू ऑफ 1 शेयर, कि आपके शेयर की एक वैल्यू कितनी, आपके एक शेयर का वैल्यू कितना होगा, 100 रुपीस होगा। यानी अगर कंपनी को 60 लाख रुपीस अरेंज करने हैं तो 60 लाख डिवाइडेड बाय 100, यानी इस कंपनी को अपने 60,000 शेयर्स इशू करने होंगे ऑफ रुपीस कितने, 100 ईच के, जब जाके इसकी 60 लाख रुपीस की कैपिटल का क्या होगा, अरेंजमेंट होगा, 60 लाख की कैपिटल का अरेंजमेंट होगा। ये डिसाइड करने के बाद कंपनी क्या करती है, सेबी से परमिशन लेती है कि हमें 60 लाख की रिक्वायरमेंट है, 60 लाख रुपीस की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। तो हम इस 60 लाख की कैपिटल को अरेंज करने के लिए 60,000 इक्विटी शेयर्स इशू करना चाहते हैं रुपीस 100 ईच के। तो सेबी देखता है कि अब वाकई में इनको इतनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है क्या। तो जो भी सेबीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनको फॉलो करके उनको चेक करके फिर सेबी क्या करता है, शेयर्स इशू करने की परमिशन दे देता है, शेयर्स इशू करने की परमिशन दे देता है। ठीक है, तो परमिशन देता है, दे दी सेबी ने। अब सेबी जब परमिशन दे देता है शेयर्स को इशू करने की, तो कल मैंने आपको बताया था कंपनी जब फर्स्ट टाइम अपने शेयर इशू करती है तो उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ। और ये जो शेयर्स का सेबी ने जो नंबर ऑफ शेयर इशू करने की परमिशन दी है, ये आपकी कहलाती है ऑथराइज्ड कैपिटल। ये आपकी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, इट इज योर ऑथराइज्ड कैपिटल। ये इसका दूसरा नाम होता है इट इज योर रजिस्टर्ड कैपिटल। ये इसका तीसरा नाम होता है इट इज अ इशूड इट इज अ नॉमिनल कैपिटल। अब कंपनी इसमें से डिसाइड करती है, बोले जो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसमें से अभी कितने शेयर इशू करने हैं। तो अभी जितने शेयर कंपनी को इशू करने हैं वो आपकी क्या कहलाएगी, इशूड कैपिटल कहलाएगी। तो जैसे 60,000 शेयर इशू करने की परमिशन मिली, कंपनी ने डिसाइड करा कि हम 40,000 शेयर्स क्या करेंगे, इशू करेंगे। तो कंपनी ने डिसाइड करा बोले 40,000 शेयर्स क्या करने, इशू करने, 40,000 शेयर्स इशू करने और रुपीस कितने के, 100 ईच के। ये डिसाइड करने के बाद कंपनी क्या करती है,
कंपनी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाती है। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म्स क्या होते हैं? वो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म में कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल मौजूद होती है जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होती है अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। जो भी उसको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है रिगार्डिंग द कंपनी, वो सारी एप्लीकेशन उसमें अवेलेबल होती है। लाइक जैसे आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है 12th के बाद, तो कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले उस कॉलेज का हम एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। हम उस कॉलेज का क्या करते हैं? एडमिशन फॉर्म फिल करते हैं। यानी आपको सबसे पहले उस कॉलेज का एडमिशन फॉर्म परचेस करना पड़ेगा। और उस एडमिशन फॉर्म के साथ क्या होता है? प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें उस कॉलेज से रिलेटेड सारी डिटेल मौजूद होती है। तो इसी तरीके से जब एक कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है तो सबसे पहले वो अपने शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाती है। शेयर एप्लीकेशन फॉर्म, इन शेयर्स, ये जो शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि बोले 40,000 शेयर इश्यू करने हैं तो 40,000 शेयर ही क्या होंगे? 40,000 एप्लीकेशन ही प्रिंट होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। कि जैसे सपोज करो आपका कॉमर्स कॉलेज है जयपुर में, तो वहां पे अगर सपोज करो आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में अगर 500 सीट्स है, तो ऐसा नहीं होता कि केवल वो 500 एडमिशन फॉर्म प्रिंट करवाते हैं और ऐसा हो कि बोले फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस, जो पहले आएगा उसको पहले फॉर्म देके खत्म करेंगे। नहीं, फॉर्म हमेशा एक्सेस में प्रिंट होते हैं और एक बार तो जो भी अप्लाई करता है, जो भी मांगता है, अगर कोई 40% वाला बच्चा भी अगर फॉर्म मांग रहा है तो एक बार तो उसको दे दिया जाता है, मना नहीं करते हैं कि बोले अप्लाई करो। सेम चीज यहाँ पे है कि ऐसा नहीं कि बोले 40,000 शेयर इश्यू करने तो बोले 40,000 ही एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाने। नहीं, एप्लीकेशन फॉर्म हमेशा एक्सेस में प्रिंट होते हैं, ज्यादा प्रिंट कराए जाते हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को प्रिंट करवाकर हर सिटी में डिस्ट्रीब्यूट करवाया जाता है। हर सिटी में जनरली स्टॉक एक्सचेंज होता है। जैसे हमारा जयपुर का स्टॉक एक्सचेंज है, इधर आप जीटी जाते हैं तो जीटी जाने के समय जो फ्लाईओवर होता है, तो उसको फ्लाईओवर को चढ़िएगा, उसमें आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा बड़ा बड़ा दिखेगा जयपुर स्टॉक एक्सचेंज। तो आपके जो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए जाते हैं। और आजकल तो सबसे बढ़िया चीज है कि आप अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है आप उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दीजिए। आपका जो भी पर्सन इंटरेस्टेड होगा वो आपकी वेबसाइट से उस फॉर्म को अपलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल लेगा। तो इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाते हैं। इन एप्लीकेशन फॉर्म्स को प्रिंट करा के आपकी जो ब्रोकर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंज है, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कंपनी ऐड करती है, अपना ऐड निकालती है कि इस तरीके से हम एक कंपनी ओपन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, हम इतने शेयर्स इश्यू करेंगे, इस डेट से आप अप्लाई करोगे, ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन डिपॉजिट कराने की, ये लास्ट डेट है एप्लीकेशन मनी जमा कराने की, और जो भी इंफॉर्मेशन है सब इस तरीके से ऐड निकाला जाता है न्यूज़पेपर के थ्रू, टीवी चैनल्स के थ्रू। और आजकल तो क्या होता है, इन्वेस्टर्स के ईमेल आईडी होते हैं। तो जैसे कल मैंने आपको ये दिखाया था, तो ये मेरे पास मेरे मेल पे आई थी, ठीक है ना, मैंने मेरा अकाउंट है, तो ये मेरे मेल पे आया था ये मैसेज, किस तरीके से रोलेक्स रिंग्स लिमिटेड है, ये अपना आईपीओ लेके आ रही है, 16 शेयर्स का लॉट है, दिस इज द प्राइस, और 16 शेयर खरीदेंगे। 28 जुलाई को ये ओपन हुआ था और 30 जून तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, ऐड करती है न्यूज़पेपर के थ्रू, ठीक है ना। तो इस तरीके से कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स इशू करने के लिए इस तरीके से ऐड करती है। अब आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स इन एड्स को देखते हैं, और उनको देखने के बाद उस इन्वेस्टर को अगर लगता है कि हाँ ये वाकई में एक अच्छी कंपनी ओपन करने जा रही है, देखते हैं इस कंपनी कैसी है, क्या है, तो वो क्या करेगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म लेके आएगा या इंटरनेट से उसको डाउनलोड करेगा नेट से, और उसका एनालिसिस करेगा। और एनालिसिस करने के बाद अगर उसको लगता है कि हाँ वाकई में एक अच्छी कंपनी ओपन हो रही है, एक अच्छी कंपनी ओपन होने जा रही है, इसमें फ्यूचर में बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, बहुत अच्छे हम प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं, तो फिर वो क्या करेगा, उस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को, जो भी शेयर एप्लीकेशन फॉर्म है, उस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेगा। उस शेयर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके अपने पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी लगाएगा,
जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए उसको, उतने शेयर्स का जो भी चेक या डीडी बनवाएगा, और ये तीनों चीजें एप्लीकेशन फॉर्म, पेन और चेक्स ये फिल करके काम भिजवा देगा, कंपनी के पास भिजवा देगा। अब कंपनी के पास क्या होंगे, सारे शेयर एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे, सारे सब लोग इस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो कंपनी के पास ये शेयर एप्लीकेशन फॉर्म और उनके साथ ये चेक और डीडी आएंगे। तो इन चेक और डीडी को कंपनी क्या करता है, कंपनी क्या करेगी, अपने एस्क्रो अकाउंट में, अपने एस्क्रो अकाउंट में क्या करेगी, डिपॉजिट कराएगी। अब ये एस्क्रो अकाउंट क्या होता है, व्हाट इज एस्क्रो अकाउंट? ये एस्क्रो अकाउंट ये होता है कि जैसे सपोज करो दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है ना। जैसे सपोज करो मेरे को आपको पढ़ाना है, आप 12th क्लास में आए, आपने कहा सर मेरे को पढ़ना है आपसे, मैंने कहा मैं पढ़ा दूंगा। बोले सर फीस कितनी लोगे, मैंने कहा से 20,000 रुपीज मैं आपसे फीस लूंगा। बोले सर कैसे लोगे, मैंने कहा सारी फीस एडवांस में दूंगा, अभी चाहिए फीस। अब क्या है, आपके मन में डाउट है कि बोले आज अभी सर को फीस दे दें और उसके बाद सर ढंग से नहीं पढ़ाए या पढ़ाए नहीं या कुछ भी कर दे, तो हम कैसे, हम क्या करेंगे, हमने तो फीस दे दी। तो आपने कहा सर अभी तो नहीं दूंगा, मैं तो बाद में दूंगा फीस आपको जब कोर्स पूरा हो जाएगा। अब मेरे मन में डाउट आएगा कि मैंने कोर्स पूरा करा दिया और बाद में इसने फीस नहीं, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है ना। लेकिन काम दोनों का है, आपको पढ़ना है, मेरे को पढ़ाना है। तो अपन ने क्या करा, बैंक में जाके एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाया, आपने मेरी जो भी फीस एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कराई, और बैंक को आपने ये बोला कि बोले सर से मैं ट्यूशन पढ़ रहा हूँ, सर से मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना, सर से मैं अकाउंट्स पढ़ रहा हूँ। जब सर मेरा पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दें, ठीक है ना, सर पूरा कोर्स कंप्लीट करा दें, तो ये जो अमाउंट है ये आप सर के अकाउंट को दे देना, सर को दे देना, ये पैसा सर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो अब यहाँ पे मेरे को सिक्योरिटी हो गई कि जैसे ही मेरा पैसा इस अकाउंट में पड़ा है, जैसे ही मेरा कोर्स पूरा होगा ये पैसा इस एस्क्रो अकाउंट से निकलकर मेरे पास आ जाएगा। और आपको भी सिक्योरिटी हो गई कि कल को अगर सर ने बीच में छोड़ दिया पढ़ाना या ढंग से नहीं पढ़ाया, तो अभी सर के पास फीस नहीं पहुंची, एस्क्रो अकाउंट में ही है, मैं बैंक को बोल दूंगा कि वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट था वो फुलफिल नहीं हुई कंडीशन, पैसा वापस दे दो। तो ये काम आता है। तो बात आती है शेयर्स के केस में एस्क्रो अकाउंट का क्या काम है, यहाँ पे क्या काम आ गया इसका, सेबी का एक रूल है, सेबी का एक रूल है, डेट इज एक प्रोविजन है, डेट इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। एक प्रोविजन है सेबी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन का। क्या होता है, व्हाट इज दिस मिनिमम सब्सक्रिप्शन? मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि एक कंपनी जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रही है ना, जैसे कंपनी 40,000 शेयर इश्यू कर रही है, तो इसमें से मिनिमम 90% शेयर सब्सक्राइब होना कंपलसरी है। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ शेयर आपने इश्यू करें उसमें मिनिमम 90% शेयर जब तक पब्लिक इन्वेस्टर सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब मतलब परचेज नहीं करते, तो 40,000 का 90% मेरे ख्याल से 36,000 होता है। यानी जब तक इस कंपनी के 36,000 या उससे ज्यादा शेयर इन्वेस्टर्स सब्सक्राइब नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे, ये कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। ये एलिजिबल नहीं है कंपनी कि अपने शेयर इश्यू कर पाए। अगर ये 90% से कम अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है, 90% से कम इन्वेस्टर अगर शेयर्स परचेज करते हैं, तो ये कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल नहीं होगी। और ये एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 90% की रेट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आएगा व्हाट इज द रेट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, आंसर होगा 90%, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, कंपनी डेट देती है, जैसे दिख रही है यहाँ पे डेट आपको 28 से 38 जून, मतलब इसका आईपीओ ओपन हुआ था 28 जून को, लास्ट डेट है 38 जून। तो 28, 29 और 30, 28, 29 और 30 ये 3 दिन दिए गए। इन 3 दिन में आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करो और फिल करके कंपनी के पास पहुंचा दो। अब 30 जून को, 30 जून को शाम को 6 बजे, शाम को 6 बजे आपका सेबी चेक करेगा। क्या चेक करेगा कि जितने नंबर ऑफ शेयर इनको इश्यू करने थे उसमें से क्या 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए क्या, 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए क्या। और अगर 90% शेयर अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे, इट मींस ये कंपनी शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल हो गई है, ये कंपनी अब अपने शेयर इश्यू कर सकती है।
तो फिर वो पैसा इस एस्क्रो अकाउंट से निकलकर 30 जून को ये पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकलकर कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। अब कंपनी के पास ये पैसा आ गया। अब कंपनी देखेगी कि किन किन के एप्लीकेशन फॉर्म आए थे, उन सबको चेक करेगी, और जिसके प्रॉपर सब कुछ ढंग से एप्लीकेशन फॉर्म और सब कुछ आ गया, चेक्स वगैरह सब क्लियर हो गए, कंपनी उन सारे शेयरहोल्डर्स को, उन सारे इन्वेस्टर्स को शेयर्स क्या करेगी, अलॉट कर देगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर्स। ये प्रोसेस होता है शेयर्स को इश्यू करने का। क्या क्या काम किया, सबसे पहले पता लगाया कितनी कैपिटल चाहिए, फिर पता लगाया बोले कितनी कैपिटल, टोटल कैपिटल में से कितनी कैपिटल का अरेंजमेंट शेयर्स के थ्रू करना है, फिर डिसाइड करा कि एक शेयर की क्या वैल्यू होगी, फिर हमने सेबी से परमिशन ली, सेबी से परमिशन मिल गई तो वो हमारी बन गई ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर डिसाइड करा बोले इसमें से कितने शेयर इश्यू करने, वो बन गई इश्यूड कैपिटल, फिर क्या करा, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवाए, शेयर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करवा के उसको डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद एडवर्टाइजमेंट किया कंपनी का, किस तरीके से नई कंपनी ओपन होने जा रही है, इस डेट से उसके शेयर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हो खरीदने के लिए। फिर इन्वेस्टर ने देखा उन एड्स को, उसने एप्लीकेशन फॉर्म्स को डाउनलोड किया, डाउनलोड करके उसको लगा कि एक अच्छी कंपनी ओपन होने जा रही है, तो फिर वो क्या करेगा, अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपना पैन कार्ड, जितने भी चेक्स और डीडी चाहिए वो सब लगा के कंपनी को भिजवाएगा। कंपनी उन चेक्स और डीडी को अपने एस्क्रो अकाउंट में डिपॉजिट कराएगी। उसके बाद जो भी लास्ट डेट होगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की, उस लास्ट डेट को आपका सेबी चेक करेगा शाम को 6 बजे। क्या चेक करेगा, क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट फुलफिल हो गया? क्या होता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने हैं, क्या उसमें से 90% शेयर सब्सक्राइब हो गए, क्या पब्लिक ने परचेज कर लिए क्या? और अगर ऐसा हो गया तो फिर ये लास्ट डेट को ये पैसा एस्क्रो अकाउंट से निकलकर कंपनी के बैंक अकाउंट में क्या होगा, ट्रांसफर होगा। और कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के बाद कंपनी चेक करेगी क्या सबका पैसा आ गया, क्या सारी जो भी फॉर्मेलिटी थी उस पूरी कर दी क्या? तो जिसका पैसा आ गया, जिसके चेक्स क्लियर हो गए, जिसने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दी, कंपनी उन सबको क्या करेगी, शेयर्स अलॉट कर देगी। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इशूइंग द शेयर्स। ठीक है ना? अब ये वेदांत ने क्वेश्चन पूछा है कि कंपनी डू आफ्टर ओपनिंग मैनी इयर्स लाइक जोमेटो डिड रिसेंटली। हाँ, ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसे आप एक कंपनी ओपन कर रहे हो तो अगर आपके पास सफिशिएंट पैसा है आपकी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, जो कैपिटल अमाउंट चाहिए वो अगर आपके पास है, तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी कैपिटल शेयर्स के थ्रू अरेंज करें, या प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू अरेंज करें, या डिबेंचर्स के थ्रू अरेंज करें, या लॉन्ग टर्म या रिजर्व एंड सरप्लस के थ्रू अरेंज कहीं से अरेंज करें। अगर आपके पास खुद का पास इतना पैसा है कि जितनी कैपिटल आपको चाहिए उतना आप अरेंज कर सकते हो, तो कोई जरूरत नहीं है ये सब इक्विटी शेयर ये सब इश्यू करने की, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हुआ कि जोमेटो के पास समय था पैसा, अब जोमेटो को अपना बिजनेस और फैलाना है और एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, नहीं था, इसलिए शेयर इश्यू करे। राइट? इज इट क्लियर? वेट करो, अभी सबके रिप्लाई करता हूं। अब सुनो, ये एस्ट्रो अकाउंट की तो ये बात होगी, ये तक समझ में आ गया आपको? यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ, ये जो प्रोसेस मैंने समझाया इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। इज इट क्लियर? कोई डाउट किसी को इस प्रोसेस में? देखो, हमें जो अभी पढ़ना है ना, वो इसी प्रोसेस से पढ़ना है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी जो समझाया है ना, इसी प्रोसेस से आपको पूरी अकाउंटिंग करनी है, सब पढ़नी समझनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं जो प्रैक्टिकली अभी हो रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन उसको बस नॉलेज के लिए समझ लेना। प्रैक्टिकली अभी जब क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां अप्लाई मत करना, क्योंकि जो प्रैक्टिकली अभी एट प्रेजेंट हो रहा है वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन हमें अकाउंटिंग, ये जो मैंने पूरा सिस्टम पढ़ा है इसी अकॉर्डिंग ऐसे पढ़ेंगे अपन। अब मैं आपको बता दूं प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे इन्वेस्टर शेयर्स को परचेज करता है, कैसे होता है। कैपिटल रिक्वायरमेंट वैसे ही होगी,
ये सारा सब कुछ वैसे ही होगा। फर्क कहां पे आएगा कि अप्लाई कैसे करना है। आज अगर किसी शेयर को अप्लाई करना है, अगर किसी इन्वेस्टर को, अगर इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने बैंक में, अगर आज किसी इन्वेस्टर को कोई शेयर्स अगर परचेज करने हैं, तो वो बैंक में जाके सबसे पहले अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। डीमैट अकाउंट खुलवाएगा। आज आपको अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने, तो आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप नहीं खरीद सकते, नहीं खरीद सकते शेयर्स। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद ही आप अपने शेयर, किसी कंपनी के शेयर्स आप परचेज कर सकते हो। देखो ये जैसे ये एचडीएफसी का है, दिख रहा है ये, पहले तो इसमें भी पेपर फॉर्मेलिटी होती थी, आजकल ये भी हो गया, दिख रहा है यहाँ पे ओपन ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट मतलब एक काइंड ऑफ डीमैट अकाउंट है कि आप अपने यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मेरा डीमैट अकाउंट इस एचडीएफसी बैंक में है। अब जैसे अगर मेरे को किसी कंपनी के अगर आज शेयर्स खरीदने हैं, तो मेरा ये यहाँ पे दिख रहा है आपको लॉगिन, मैं यहाँ पे लॉगिन करूंगा, मेरे पास का यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ है, लॉगिन करूंगा तो इस तरीके से ये खुल जाती है वेबसाइट। देखो ये दिख रहा है मेरा नाम, वेलकम विशाल भार्गव, ये सब कुछ मेरा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये देखो ये दिख रहा है आपको, ये सेक्शन आईपीओ दिख रहा है, आईपीओ। अभी मैंने बताया था कि टेक्निकली जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, आईपीओ। तो अगर आज मेरे को अगर शेयर्स खरीदने हैं तो बहुत सिंपल सा काम है, यहाँ पे क्लिक किया, ये आईपीओ पे क्लिक किया, ये आगे देखो ये दिख रहा है, ये सारी कंपनियों के शेयर्स अभी इशू हो रखे हैं, ये सारे कंपनियों के शेयर्स क्या हो रखे हैं अभी, मतलब ये आईपीओ आ रखे हैं। अब अगर मेरे को जैसे ये कोई है विंडलेस बायोटेक लिमिटेड, इसका आईपीओ आ रखा है, एक शेयर कितने का है 448 का लॉट साइज। कल मैंने आपको बताया था कंपनी अपने शेयर कैसे इशू करती है लॉट में, तो देखो ये रखा लॉट साइज कितना है 40। अब अगर मेरे को यहाँ पे इन शेयर्स को परचेस करना है तो देखो ये दिख रहा है अप्लाई का बटन, यहाँ मैं अप्लाई करूंगा, ये अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मैं करूंगा, मैं कौन सा हूं, मैं रिटेल है सपोज करो मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ शेयर्स वगैरह सब फीड कर दूंगा कि मेरे को कितने शेयर खरीदने, कितने लॉट खरीदने, और बस ये गो का बटन दबाऊंगा। अब ये जो मेरा डीमैट अकाउंट है ये मेरे बैंक अकाउंट से लिंक है, मेरा एचडीएफसी बैंक में मेरा बैंक अकाउंट है, वहां से लिंक है। जैसे सपोज करो मेरे एचडीएफसी बैंक में, मेरा जो अकाउंट है उसमें सपोज करो सेविंग अकाउंट में, मेरे सेविंग अकाउंट में ये जो सेविंग अकाउंट है मेरा, ये मेरा सेविंग अकाउंट मेरे डीमैट अकाउंट से लिंक है। तो सपोज करो मेरे सेविंग अकाउंट में सपोज करो 40,000 रुपीज हैं, और मैंने क्या करा उस डीमैट अकाउंट में अप्लाई करें कि बोले मेरे को 16,000 रुपीज के शेयर्स परचेज करने हैं। तो जैसे मैं अपने डीमैट अकाउंट में जाके अप्लाई करूंगा तो इस 40,000 में से 16,000 रुपीज मेरे अकाउंट के अंदर ही फ्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्रीज हो जाएंगे। मतलब आउट ऑफ 40 मैं 16,000 को यूज नहीं कर सकता। अब जो भी जैसे लास्ट डेट होगी ना, जैसे यहाँ पे लास्ट डेट थी इसकी, क्या जैसे लास्ट डेट दे रखी कितनी है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई को क्या होगा, 6 जुलाई को सेबी चेक करेगा कि अच्छा जैसे मैंने वहां पे अप्लाई किया ना, तो एप्लीकेशन वगैरह मेरी डिटेल सारी कंपनी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। सब एक बार फीड कर दिया ऑनलाइन। अब जैसे मैं अप्लाई करूंगा कंपनी के पास ऑटोमेटिकली मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होके कंपनी के पास पहुंच जाएगा, जो भी कंपनी है उसके पास। अब क्या होगा, जैसे उसकी लास्ट डेट है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई को 6 PM पे सेबी चेक करेगा। क्या चेक करेगा? क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो था 90%, क्या 90% शेयर्स क्या सब्सक्राइब हो गए क्या? और 90% शेयर अगर सब्सक्राइब हो जाएंगे तो यानी ये कंपनी अब शेयर इशू करने के लिए एलिजिबल हो गई है। फिर कंपनी को जिन जिन लोगों को शेयर्स इशू करने हैं, कंपनी उनके बैंक्स को इन्फॉर्म कर देगी कि हम क्या कर रहे हैं, शेयर्स इशू कर रहे हैं, इन लोगों को हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो फिर अगर मेरे बैंक के पास इंफॉर्मेशन आ गई कि हाँ
आपके जो कस्टमर है उसको हम शेयर दे रहे हैं, तो मेरे अकाउंट में से जिस भी डेट, जैसे उस तरह ये काम हो रहा है 7 जुलाई को, 6 जुलाई की लास्ट डेट थी, 7 जुलाई को इस कंपनी ने मेरे बैंक को बोला कि आपके यहाँ पे कस्टमर है मिस्टर विशाल, उन्होंने इतने नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम उनको शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो उनका जो अमाउंट है वो रिलीज कर दो। तो फिर 7 तारीख को मेरा बैंक क्या करेगा, मेरे अकाउंट में से 16,000 रुपए निकाल के कंपनी में पहुंचाएगा, और कंपनी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स के लिए अप्लाई करा है वो नंबर ऑफ शेयर मेरे बैंक को देंगे, और मेरा बैंक वो नंबर ऑफ शेयर मेरे इस डीमेट अकाउंट में जमा करा देगा। तो ये जो आजकल शेयर्स है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखते हैं, वो जो शेयर्स है वो किस में दिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दिखते हैं। तो ये तरीका होता है आजकल ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, ये एस्ट्रो अकाउंट वाला ये नहीं होता। पहले होता था कि पहले क्या होता था कि कंपनी ने अपने इन्वेस्टर से पैसे ले लिए, पैसे लेने के बाद फिर 8-10 दिन 15 दिन का प्रोसेस हो जाता था, तब तक वो इन्वेस्टर का पैसा वही होता था। बाई चांस अगर इन्वेस्टर को पैसे नहीं मिले तो फिर उसका रिफंड आता था, तो रिफंड वगैरह आने में कम से कम महीना भर लग जाता था। तो फिर सेबी ने कहा कि काय के लिए अगर किसी इन्वेस्टर ने अप्लाई करा है उसको शेयर भी नहीं मिले, तो फिर क्यों उसका पैसा 15 दिन के लिए ब्लॉक करके रखा जाए। तो उसके लिए ये कंसेप्ट लेके आए कि उसका पैसा उसी के अकाउंट में फ्रीज कर दो, और अगर उसको शेयर्स मिल गए तब तो वो बैंक को पैसा सामने वाली कंपनी को दे दे, और नहीं अगर वो अगर कंपनी मना कर देती कि नहीं हम इस आपके जो कस्टमर है उसको शेयर नहीं दे रहे, तो मेरे बैंक ने जो मेरा पैसा फ्रीज कर रखा है उसको वो क्या करती है, रिलीज कर देती है, फिर मेरे अकाउंट में वापस ये 40,000 रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। तो ये आजकल ऐसा होता है, हाँ राइट, ये सब असबा के थ्रू होता है आजकल, ठीक है ना। असबा है अथॉरिटी जो ये सारा रेगुलेट करती है। तो ये आजकल इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है शेयर्स को खरीदने का, ठीक है ना। बहुत इजी प्रोसेस हो गया। आजकल शेयर्स जो है वो सब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में आते हैं। पहले क्या होता था कि पहले जब कंपनी शेयर्स अलॉट करती थी तो बाकायदा पेपर पे लिखा आता था, पेपर फॉर्मेट में शेयर्स मिलते थे, तो लोग दिखाते थे पेपर को, देखा बोले ये शेयर्स है मेरे पास, पेपर फॉर्मेट में मिलते थे, फिजिकल फॉर्मेट में शेयर्स मिलते थे। अब नहीं मिलते, अब वो जो शेयर्स है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स में आते हैं कि कंपनी ने ये 16,000 रुपए मेरे बैंक ने इस कंपनी को दिए, कंपनी ने क्या करा, वो जितने भी नंबर ऑफ शेयर थे सब उसको 20 शेयर खरीदे थे, तो 20 शेयर मेरे बैंक को देगा, और मेरा बैंक वो 20 शेयर इस डीमेट अकाउंट में दिखा देगा। सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है, तो मेरे इस डीमेट अकाउंट में 20,000 शेयर्स दिखेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मेरी बात करता हूं, मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैंने जैसे यस बैंक के शेयर्स खरीद रखे हैं, यस बैंक और टाटा मोटर्स के शेयर्स खरीद रखे हैं। तो दिख रहा है आपको ये कि मैंने टाटा मोटर्स के 5 शेयर्स परचेज कर रखे हैं, ये देखो ये दिख रही है 5, मेरे पास 5 शेयर्स तो टाटा मोटर्स के हैं, 100 शेयर मेरे पास यस बैंक के हैं, और ये केएसके एनर्जीज है, इसके मेरे पास 1000 शेयर्स हैं। तो ये इसका कोई मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, कोई पेपर फॉर्मेट में नहीं है, बस ये इलेक्ट्रॉनिकली यहाँ पे दिख रहे हैं। पहले क्या होता था, इसके सर्टिफिकेट्स होते थे, जैसे मेरे पास अगर ये 5 शेयर टाटा मोटर्स के, तो 5 फिजिकल शेयर्स होंगे, जैसे वो आपको सर्टिफिकेट मिलते हैं ना आजकल, जैसे कोई आप काम करो जैसे आपने 10th पास करी तो उसका आपको पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो वैसे शेयर्स के सर्टिफिकेट हुआ करते थे पहले के समय में फिजिकल फॉर्म में। आजकल वैसा कुछ नहीं होता, ये जो शेयर्स है इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में आपके डीमेट अकाउंट में दिखते हैं, जैसे भी आपको दिख रहे हैं कि मेरे पास टाटा मोटर्स है उसके 5 शेयर हैं, यस बैंक के 100 शेयर्स हैं, और ये केएसके एनर्जी के कितने शेयर्स हैं, 1000 शेयर्स हैं। तो ये प्रोसेस होता है आजकल शेयर्स को इश्यू करने का। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, देखो जैसे एक कंपनी है उसको अपने 10,000 शेयर्स इश्यू करने थे, 10,000 शेयर इश्यू करने थे, और जो इन्वेस्टर्स ने अप्लाई किया वो किया 9,800 शेयर्स के लिए।
मतलब जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने थे उससे कम एप्लीकेशन मिली, लेकिन ये 90% से तो ज्यादा है ना, मतलब ये कंपनी अपने शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल है। तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आपको इश्यू करने थे उससे कम शेयर्स की अगर आपको एप्लीकेशन रिसीव होती है, लेकिन 90% से ज्यादा, लेकिन पूरी जितने शेयर इश्यू करने थे उतनी नहीं मिली, तो इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको अपन क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। इसको बोला जाता है अंडर सब्सक्रिप्शन, कि जितने नंबर ऑफ शेयर हमें इश्यू करने थे उससे कम की एप्लीकेशन हमें रिसीव हुई, तो ये आपका क्या कहलाता है? अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। इसी तरीके से एक और सिचुएशन होती है कि मेरे को 10,000 शेयर्स इश्यू करने थे और मेरे को 15,000 एप्लीकेशंस आ गई, मेरे पास 15,000 एप्लीकेशन रिसीव हो गई। हो सकता है ना ऐसा? अभी बताया था कि हर कोई अप्लाई कर सकता है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि बोले 10,000 शेयर से तो बस 10,000 ही अप्लाई करेंगे उसके बाद बंद। नहीं, कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एक बार तो सबको बांट दिए जाते हैं एडमिशन फॉर्म। कॉमर्स कॉलेज में सबको पता है कि 92% 90% से कम पर एडमिशन नहीं होता। फिर भी अगर कोई 40% वाला भी बच्चा एक बार पहुंच जाता है ना वो एडमिशन फॉर्म लेने, तो कॉलेज तो उसको एडमिशन फॉर्म दे देता है, ले लीजिए, ठीक है ना। तो एडमिशन फॉर्म तो सबको बांट दिए थे, तो इसी तरीके से यहाँ पे भी एप्लीकेशन तो सबने भर दी। तो अगर 10,000 शेयर इश्यू करने और 15,000 एप्लीकेशन आ जाए तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोला जाता है इसको? ओवर सब्सक्रिप्शन। वापस वही बात, कॉलेज वाला एग्जांपल। कॉमर्स कॉलेज में अगर बीकॉम फर्स्ट ईयर में 500 सीट्स हैं और अगर एप्लीकेशन 5,000 स्टूडेंट्स की आ जाती है तो क्या पूरे 5,000 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। कितनों को एडमिशन मिलेगा? केवल 500 को ही मिलेगा जो डिसाइड है सीट्स, केवल उन्हीं बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा। सेम चीज यहाँ पे है। क्या डिसाइड किया था? कितने शेयर इश्यू करने? 10,000 शेयर इश्यू करने, 10,000। तो भले अब एप्लीकेशन चाहे 15 की आ जाए, चाहे 20,000 की आ जाए और चाहे 20 लाख की आ जाए, शेयर्स तो 10,000 ही इश्यू होंगे। अगर पुराने वाले हिसाब से बात करूं तो वो जो एक्स्ट्रा आ गया 10,000 से जितना भी एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा आ चुका है कंपनी उसको रिफंड करेगी। पुराने समय की अगर बात करूं तो वो पैसा एस्क्रो अकाउंट में आ गया, तो एस्क्रो अकाउंट में से पैसा कहां गया? बैंक के पास। तो बैंक के पास नहीं गया, बैंक में से जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने वो पैसा इस एस्क्रो अकाउंट से तो जाएगा कंपनी के पास, और जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आ गई वो इस एस्क्रो अकाउंट से वापस शेयर होल्डर को क्या होता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अभी तो प्रेजेंट में क्या है? पैसा आपके अकाउंट में से निकलता ही नहीं है, पैसा आपके अकाउंट में फ्रीज हो जाता है। तो अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो ये जो पैसा बैंक ने आपके फ्रीज कर रखा है उसको रिलीज कर देती है कंपनी, ठीक है ना। उसको क्या कर देती है? रिलीज कर देती है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जितने शेयर्स इश्यू करने उतने ही शेयर्स इश्यू होते हैं। ऐसा नहीं कि जितनी आ गए सबको दे दो, ऐसा नहीं होता। अब कैसे दूं? मतलब 15,000 एप्लीकेशन आ गई, शेयर 10,000 दे दे, ये कैसे? ये लॉटरी सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से लॉटरी निकलती है, उसके अकॉर्डिंग ये सिलेक्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग शेयर्स दिए जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि पैसा सबका है, सब कुछ हो गया। अब ऐसा तो होगा नहीं बोले चेक दे दिया इसका बाउंस हो गया तो क्या होगा? चेक वेक का सिस्टम तो है नहीं, सारा पैसा बैंक में फ्रीज हो रखा है। जैसे शेयर्स अलॉट करेगी कंपनी, उन शेयर्स का पैसा तुरंत कंपनी के अकाउंट में आ जाएगा। तो इसलिए ये जो सिलेक्शन होता है इट इज ऑन लॉटरी बेसिस, ठीक है ना। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि जितने शेयर इश्यू करने थे उससे अगर कम की अगर एप्लीकेशन आ रही है लेकिन 90% से ज्यादा आ रही है, मतलब कंपनी शेयर इश्यू करने के लिए एलिजिबल है, तो जितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू करने उससे कम की अगर एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो आपका अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाता है। वो आपका क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। एक और सिचुएशन होती है जो आज तक तो कभी हुई नहीं लेकिन आपकी बुक्स में हो जाती है। वो क्या? कि बोले 10,000 शेयर्स इश्यू करने थे और बोलो 10,000 ही एप्लीकेशन आई, ना एक ज्यादा ना एक कम, 10,000 ही अप्लाई हुई, ना एक ज्यादा ना एक कम। कॉलेज में 500 सीट्स थी और 500 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, 501 ने भी नहीं किया और ना 499 ने किया, 500 ने किया, ठीक है ना। तो अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि जितने शेयर इश्यू करने उतनी ही एप्लीकेशन रिसीव हुई, ना एक ज्यादा ना एक कम, इसको बोला जाता है इक्वल सब्सक्रिप्शन।
इसको क्या बोलते हैं हम? इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने उससे कम की अगर एप्लीकेशन रिसीव हो रही है, क्या कहलाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने उससे ज्यादा की एप्लीकेशन आ गई, क्या कहलाएगा? ओवर सब्सक्रिप्शन। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में शेयर्स कितने अलॉट होंगे? जो डिसाइड किए थे वही होंगे। ऐसा नहीं कि जितनी एप्लीकेशन आ गई सबको बांट दिए शेयर्स, नहीं। और इक्वल सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने उसके बराबर की अगर एप्लीकेशन आती है तो वो कहलाता है इक्वल सब्सक्रिप्शन, राइट। इसी तरीके से एक होती है शेयर की फेस वैल्यू और एक होती है शेयर की इशू प्राइस। तो जो आपने शेयर की वैल्यू डिसाइड करी वो फेस वैल्यू कहलाती है। अब आपके पास ये कंपनी के पास ऑप्शन रहता है कि कंपनी चाहे तो अपनी शेयर को फेस वैल्यू से ज्यादा या कम पर इशू कर सकती है, बराबर इशू कर सकती है। तो जैसे कंपनी है उसके शेयर की फेस वैल्यू 100 है और वो शेयर को 100 में इशू कर रहे हैं, जितनी फेस वैल्यू उतनी इशू प्राइस है, यानी फेस वैल्यू इक्वल है इशू प्राइस के। इसको बोला जाता है इशू एट पार। इसको क्या बोलते हैं? इशू एट पार। सपोज करो 100 रुपीज का शेयर है और कंपनी उसको 150 रुपीज में इशू कर रही है। कंपनी को तो ऐसा कॉन्फिडेंस है कि हमारा 100 रुपए का शेयर हम 150 में भी इशू करेंगे तो पब्लिक इसको परचेस करेगी, इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जितने शेयर जो आपकी शेयर की फेस वैल्यू है इससे ज्यादा अमाउंट पे अगर आप शेयर को इशू कर रहे हैं, इट मींस इफ इशू प्राइस इज मोर देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, तो इसको अपन बोलते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। शेयर इशू एट प्रीमियम। और अगर जितने शेयर, जैसे आपका शेयर 100 का और आपने उसको 90 में इशू कर दिया, यानी फेस वैल्यू ज्यादा इशू प्राइस कम है, इसको बोला जाता है इशू एट डिस्काउंट। लेकिन जो हमारा पुराना कंपनीज एक्ट था 1956 57, उसी में परमिशन दी कि आप अपनी शेयर को डिस्काउंट में इशू कर सकते हैं। हमारा जो नया कंपनीज एक्ट 2013 है उसमें परमिशन नहीं दी गई है शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करने की। तो यानी अब हमारी कंट्री में शेयर या तो पार पे इशू होते हैं या फिर प्रीमियम पे इशू होते हैं। शेयर्स अब हमारी कंट्री पे डिस्काउंट पे, मतलब जो आपका आईपीओ आता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्स्ट टाइम जब एक कंपनी अपने शेयर इशू करती है तो वो डिस्काउंट पे नहीं कर सकती, या तो वो पार पे करेगी या फिर वो प्रीमियम पे करेगी। अब बताइए, अब आपको कोई डाउट हो तो पूछिए।